हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज। उम्मीद है मैं जो भी ई लर्निंग मटेरियल आपको दे रही हूँ या लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा और वो आपके लिए उपयोगी भी हो रहा होगा। तो इन शुभकामनाओं के साथ आज बीए सेमेस्टर 3 ऑनर्स का पेपर 7 जो एंशिएंट एंड मिडिएवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पेपर है, यानी प्राचीन और मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो उसमें मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में 476 ईस्वी से 15वीं शताब्दी के करीब करीब अंत तक के दौर को मध्य युग या मिडिल एजेस कहा जाता है। अब इस युग के अधिकांश भाग में यूरोप का राजनीतिक जीवन किसी सुचिंतित उद्देश्य या सिद्धांत से प्रेरित नहीं रहा, बल्कि धर्म की प्रधानता रही और धर्म का बोलबाला रहा। यानी कि मसीही धर्म क्रिश्चियनिटी की शिक्षाओं में से उभरकर जो भी बातें आई या सामंतवाद की परिस्थितियों से पैदा हुए जो भी विचार और माहौल थे, उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। देखा जाए तो रोम के पतन के बाद और आधुनिक राष्ट्र राज्य जैसे मॉडर्न नेशन स्टेट, जैसा कि हमारा राष्ट्र अभी है उसको मॉडर्न नेशन स्टेट कहा जाएगा, उनके उदय से पहले तक यूरोप का राजनीतिक जीवन बिल्कुल धर्म आधारित हो गया था और उसमें बुद्धि और तार्किकता वगैरह के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। इसीलिए इस युग को अंधकार युग या डार्क एज की भी संज्ञा दी जाती है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि मध्ययुगीन चिंतन में न तो इतिहास का कोई प्रभाव था, न विज्ञान का। इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी बिल्कुल गायब था और इसकी जगह पर बिल्कुल आस्था, विश्वास, यानी कि धर्म में विश्वास और उन्हीं के आधार पर जो मान्यताएं होती थी उन पर हमारा जो है राजनीतिक चिंतन चला। सारी शिक्षा जो है उस पर पुरोहित या उस समय पादरी उनका नियंत्रण था और सारे चिंतन का केंद्र बिंदु धर्म और धर्म ज्ञान से संबंधित जितने सवाल होते थे उन्हीं का जवाब खोजने में ही सारा राजनीतिक चिंतन लगता था। बल्कि कहा जाए तो राजनीतिक चिंतन सुव्यवस्थित रूप से, सुगठित रूप से था ही नहीं। संगठित चर्च धर्म के विषय में जो भी मान्यता निर्धारित कर देता था वही संपूर्ण ज्ञान का आधार मानी जाती थी। इस पर तर्क करने या सवाल पूछने की किसी को भी आज्ञा नहीं थी। सारा चिंतन कठोर रूढ़ियों यानी कि रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित था और उसी से जकड़ा हुआ था। किसी भी तरह की असहमति यानी कि विरोध जताने को ये माना जाता था कि ये धर्म के खिलाफ कहा जा रहा है और उसको बिल्कुल बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। फिर धर्म के अलावा दूसरी भूमिका जो उस समय थी वो सामंतवाद की थी। मध्ययुगीन यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था सामंतवाद पर भी आधारित थी। इसके अंतर्गत राज्य शक्ति जो है वो स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों, सामंतों और सरदारों में बटी रहती थी, जिन्हें अपना अपना पद उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाता था। मतलब अपने पिता के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी बन जाता था। आर्थिक दृष्टि से यह व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति भूमि के अधिकार या पट्टेदारी से निर्धारित होती थी। मुख्यतः इसमें 3 वर्ग थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरोहित वर्ग यानी पादरी जो थे वो सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचे थे।
लौकिक क्षेत्र में यानी सांसारिक क्षेत्र में कुलीन वर्ग प्रभुत्व था, जिसमें राजा, सामंत, सरदार इत्यादि आते थे, और जन साधारण में मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग होते थे, जिनकी संख्या बहुत विशाल थी। तो देखा जाए तो सामंतवाद और धर्म प्रमुख थे, और मध्य युग में चर्च की सत्ता धार्मिक शक्ति की प्रतीक थी, और राज्य की सत्ता लौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी लौकिक शक्ति माने सांसारिक शक्ति, और इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है, यही मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय होता था। उससे आगे कोई चिंतन या सोच विचार, बुद्धि, तर्क, किसी भी तरह की बात को आगे नहीं बढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से मध्ययुगीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्राचीन रोम का प्रेत मनुष्यों के मन पर मंडराता रहता था, और यूरोप की एकता का आदर्श अपनी जड़ जमा चुका था। साधारणतः यह विश्वास किया जाता था कि यूरोप में एक चर्च और एक राज्य होना चाहिए। इन दोनों में से प्रत्येक की सत्ता का अपना अपना एक ही प्रमुख होना चाहिए। चर्च और राज्य को एक ही प्रणाली के अंतर्गत मिल जाना चाहिए, और क्योंकि पूरी सत्ता मूलतः एक ही दिव्य स्रोत से, मतलब ईश्वर से ही जन्म लेती है। मतलब राज्य का आधार ही उस समय धर्म को या ईश्वर को माना जाता था। तो अब हम देखें कि मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है कि सार्वभौमवाद का विचार या संपूर्ण मानव समाज को एक इकाई समझना, यूनिवर्सलिज्म। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की यह प्रमुख विशेषता थी कि ईसाईयत के सिद्धांतों का पालन करने वाले सार्वभौमिक समाज को बनाया गया था। गिरके नामक विचारक ने मध्यकालीन सार्वभौमिक समाज का चित्रण करते हुए लिखा है कि मध्य युग की सभी शताब्दियों में ईसाई जनता को मानव जाति से अभिन्न एक सार्वभौम समाज के रूप में माना जाता रहा। इसकी स्थापना और शासन भगवान द्वारा होता है। मानव जाति एक रहस्यात्मक शरीर रखती है। यह एक है, सब मनुष्यों को अपने में सम्मिलित करने वाला यह निगम या निकाय धार्मिक तथा लौकिक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण करता है। तो इसे सार्वभौम चर्च तथा मानव जाति का राज्य यानी कि रेस्पब्लिका यूनिवर्सलिस, ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता था, सार्वभौमिक धार्मिक साम्राज्य के लिए। तो इस युग के सभी ईसाई विचारकों की यही मान्यता थी कि संपूर्ण मानव जाति एक परिवार के समान है, और सभी मनुष्य भाई भाई हैं, और सब मिलकर एक सार्वभौम ईसाई समाज को बनाते हैं और उसकी रचना करते हैं। ये सब एक रेस्पब्लिका क्रिश्चियाना, जिसका अर्थ है सार्वभौम ईसाई राज्य। तो सभी मनुष्य जो हैं इसी के रेस्पब्लिका क्रिश्चियाना के सदस्य हैं, जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार का होता था। धर्म और राज्य मिले जुले थे, जैसा कि हम जिक्र कर ही रहे हैं। फिर दूसरी विशेषता है चर्च की सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी ऑफ चर्च। मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। राज्य की सत्ता भी उसके अधीन और नियंत्रण में आ गई थी। पोप की शक्ति की सर्वोच्चता के समर्थक उसे दो आधार पर सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा सिद्ध करते थे। पहला आधार क्या था? दो तलवारों का सिद्धांत, और दूसरा आधार था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का पत्र। अब दो तलवारों का सिद्धांत क्या है? इसके आधार पर पोप की सत्ता की सर्वोच्चता के समर्थकों का यह कहना था कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, उनके मुख्य शिष्य और रोम की चर्च के संस्थापक संत पीटर ने रोमन चर्च के प्रधान पोप को दो तलवार दी थी, और इन दो तलवारों में से एक तलवार थी धार्मिक सत्ता की और दूसरी थी राज सत्ता की।
तो पोप ने धर्म सत्ता की तलवार अपने प्रयोग के लिए रख ली और राज सत्ता की तलवार जनहित में प्रयोग के लिए राजाओं को दे दी थी। अतः पोप ही दोनों सत्ताओं का स्वामी है और उसका स्थान सर्वोपरि है और सबसे प्रमुख है और सब उसकी सत्ता के अधीन है। पोप की सर्वोच्च सत्ता के संबंध में उनका दूसरा तर्क ये था कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब रोम के स्थान पर कुस्तुनतुनिया नामक जगह में अपनी राजधानी को ले गया तो उसने अपने पश्चिमी साम्राज्य का दान तत्कालीन पोप सिल्वेस्टर तथा उसके उत्तराधिकारियों को कर दिया था, मतलब दान में दे दिया था पोप सिल्वेस्टर और उसके उत्तराधिकारियों को साम्राज्य। तो इसके फलस्वरूप पोप को उसकी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त हो गई थी। इस दान के कारण पोप राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च माना जाता था। इस प्रकार के तर्क जो है वो लोगों को बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए गढ़े गए थे, जिससे लोग पोप को और ईसाई धर्म को सर्वोच्च मानेंगे और धर्म का डर दिखा के शासन चलाया जाएगा, धर्म का ही। तो फिर तीसरी विशेषता है राजतंत्र की प्रधानता, प्री एमिनेंस ऑफ मोनार्की। मध्य युग में एकत्व का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए शासन की दृष्टि से राजतंत्र की प्रणाली को सर्वोच्च समझा जाता था, इसी को सर्वोत्तम माना जाता था। मध्ययुगीन दार्शनिकों का ये विचार था कि समाज एक शरीर के रूप में है और जिस तरह हर शरीर में सत्ता एक जगह होती है, मतलब या तो हृदय या बुद्धि से शरीर चलता है, उसी तरह समाज रूपी शरीर में भी सत्ता एक जगह पर केंद्रित होनी चाहिए। फिर सीमित राज सत्ता का विचार, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने के बावजूद शासक की सत्ता निरंकुश नहीं थी। उस पर पहली मर्यादा राजा द्वारा राज्याभिषेक के समय ली जाने वाली प्रतिज्ञा थी। दूसरी मर्यादा यह मान्यता थी कि राजा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे सिर्फ उनकी घोषणा करने का अधिकार है, क्योंकि कानून तो जो है वो धर्म के आधार पर बनता था और पोप और चर्च के माध्यम से बनता था। यह समाज द्वारा रीति रिवाजों के रूप में निर्मित कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। राज सत्ता पर इन सब मर्यादाओं के कारण मध्य युग में राज सत्ता का अधिकार बहुत सीमित था। इसलिए मैक्लेविन नामक विचारक का कहना है कि मध्ययुगीन राज्य यद्यपि पूर्ण सत्ता का स्वामी था और अधिकारी था और इसके प्रयोग के लिए किसी के लिए उत्तरदायी नहीं था, फिर भी उसके अधिकार बहुत सीमित थे। अब पांचवी विशेषता है प्रतिनिध्यात्मक शासन का सिद्धांत। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का प्रवाह यद्यपि राजतंत्र के समर्थन की ओर था, लेकिन उसमें प्रतिनिध्यात्मक, मतलब जैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र अभी जो है वो प्रतिनिध्यात्मक शासन कहलाता है, उसी तरीके के बीज उस समय भी थे। धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में वे पाए जाते थे। धार्मिक क्षेत्र में पोप सर्वोच्च था, लेकिन वो भी निरंकुश नहीं था। उसकी सत्ता पर दो प्रकार के प्रतिबंध थे। पहला प्रतिबंध क्या था? पोप के निर्वाचन के संबंध में। उसका निर्वाचन कैसे होता था? तो रोम की विभिन्न चर्च के कार्डिनल के मंडल यानी कि ग्रुप के द्वारा किया जाता था, जो शासक के निर्वाचन संबंधी प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत के अनुकूल था। दूसरा प्रतिबंध उसकी सत्ता पर यह था कि वह अपनी सत्ता का प्रयोग चर्च के पादरियों की परिषद की इच्छानुसार ही कर सकता था। इस प्रकार धार्मिक मामलों में उससे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी तरह प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में भी लागू करने का प्रयत्न किया गया। इसके अनुसार सम्राट का निर्वाचन करने वाले प्रतिनिधि जनता से संबंधित थे। अब छठी विशेषता है जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत, सॉवरेनिटी का सिद्धांत। मध्य युग में एक और राजा के दैविक अधिकारों का समर्थन किया गया था और दूसरी ओर जनता के अधिकारों की भी बात की गई थी। जन प्रभुसत्ता या लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार का भी उदय हुआ। इसके आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि राज सिंहासन पर आरूढ़ होने का अधिकार दैवी होने पर भी राजा को अंततः किससे प्राप्त होता था? जनता से ही
शक्ति प्राप्त होती थी। अतः राजा को सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। मध्ययुगीन विचारक जो थे मार्सिलियो और निकोलस आदि, दोनों ने जन प्रभुसत्ता के सिद्धांत का बहुत समर्थन किया था। मार्सिलियो का कहना था कि राजा को जनता के निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए, प्रतिनिधि सभा का सम्मान करना चाहिए और उसके निर्णयों का कानून के समान ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार मध्य युग में राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता उसकी जनशक्ति की कल्पना थी, जिसे उसने आधुनिक युग को प्रदान किया था। मतलब ये आधुनिक युग में प्रभुसत्ता या सॉवरेंटी की संकल्पना पूरी तरीके से विकसित हुई, जिसके बीज मध्यकाल में पड़े थे। अब हम देखते हैं कि 7वीं विशेषता है सामूहिक जीवन। उस समय जैसे अभी हमारे पास व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब का अधिकार जो होता है मध्य युग में नहीं था, क्योंकि वो लोग सामूहिक जीवन जीते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले समुदायों में सम्मिलित होकर ही सारे काम करते थे। और वो समुदाय अलग अलग तरह के थे, जिनमें ईसाई मठ, परिव्राजक संघ, आर्थिक श्रेणियाँ, कम्यून आदि प्रमुख थे। तो सामुदायिक जीवन था। मनुष्य का कोई पर्सनल लाइफ या व्यक्तिगत जीवन नहीं होता था। फिर 8वीं विशेषता है निगम विषयक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉरपोरेशन। मध्य युग में सामूहिक जीवन की प्रधानता के कारण निगम यानी कॉरपोरेशन के सिद्धांत का जन्म हुआ। अब इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का मुख्य मकसद क्या था? कुछ विशिष्ट संस्थाओं के विशेष महत्व को स्थापित करना था। अब इस सिद्धांत के समर्थकों का ये कहना था कि जो संस्थाएं समाज के आध्यात्मिक और लौकिक जीवन की उन्नति के लिए जरूरी हैं, उन्हें अपना कार्य उचित रूप से चलाने के लिए इतना मजबूत बना दिया जाना चाहिए कि उनके कामों में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करे और उनको तंग नहीं करे, और वे राजनीतिक झगड़ों से दूर रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना किसी बाधा से काम करते रह सके। अब इन निगमों में मुख्य कौन थे? ईसाई संघ, विश्वविद्यालय, नगर, कम्यून इत्यादि होते थे। इस प्रकार मध्य युग के दार्शनिकों ने समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को निगम के रूप में स्वीकार किया, कॉरपोरेशन के रूप में, और निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया, विरोध किया और उसके विरुद्ध इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निगम तंत्र की स्थापना के विचार का समर्थन किया। और यही आधुनिक युग में बहुलवाद की विचारधारा बनी। संप्रभुता में हम पढ़ते हैं ना, एक संप्रभुता की एकलवादी विचारधारा और दूसरी बहुलवादी विचारधारा। तो ये बहुलवाद जो है ये निगम या कॉरपोरेशन संबंधी जो मध्यकालीन विचार था उसी से विकसित होकर आधुनिक युग में पूरी तरीके से अपनी परिकल्पना हम उसकी पढ़ते हैं। थैंक यू।